शिवसेना विवाद को लेकर उद्धव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक नहीं लगाई है। हालांकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने उद्धव गुट और शिंदे खेमे को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। शिंदे गुट ने चुनाव आयोग के सामने खुद को साबित किया है। इस स्थिति में अभी हम चुनाव आयोग के आदेश पर रोक नहीं लगा सकते। इस बीच शरद पवार ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा और कहा कि आयोग ने वही किया जो सरकार चाहती है। मेघालय की चुनावी रैली में राहुल गांधी ने बीजेपी और मोदी सरकार पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने टीएमसी को भी घेरा। राहुल ने कहा कि टीएमसी मेघालय में बीजेपी को लाना चाहती है। राहुल से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार और बीजेपी पर हमला किया। खड़गे ने कल नागालैंड की रैली में दावा किया था कि 2024 में कांग्रेस की अगुवाई में सरकार बनेगी। इस बीच उद्धव ठाकरे ने कहा कि पीएम उम्मीदवार बाद में तय किया जाएगा, पहले विपक्ष एकजुट हो, नहीं हुआ तो 2024 आखिरी चुनाव होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत अब कड़े कदम उठाने से नहीं डरता है। बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लुक्स नाम की किताब का विमोचन कर रहे थे, जिसे सुजान चिनॉय ने लिखा है। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया भर में देश की छवि को बदला है, लेकिन इस बारे में बहुत कम लिखा गया है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि ये समझने की जरूरत है कि नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने से पहले देश की छवि कैसी थी। यूपी विधानसभा में बजट वाले दिन समाजवादी पार्टी का अलग रंग देखने को मिला। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और दूसरे विधायक काली शेरवानी में नजर आए। पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान भी कई बार इस तरह की काली शेरवानी पहने नजर आते हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विधानसभा में 6,90,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में गोरखपुर के लिए कई ऐलान किए गए। अखिलेश यादव ने बजट को दिशाहीन बताया। बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी तकरार पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अभी सीएम बनने की कोई हड़बड़ी नहीं है। हमारा मुख्य मकसद है 2024 में बीजेपी को भगाना। तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में बेहतर काम कर रहा है। इस बीच तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव पटना की सड़कों पर साइकिल चलाते नजर आए। उन्होंने बताया कि उनके सपने में दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव नजर आए, इसीलिए उनकी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल को लेकर वो सड़कों पर निकल गए। नगर निगम चुनाव के 80 दिन बाद दिल्ली को नया मेयर मिल गया है। आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय को मेयर चुना गया। शैली को 150 वोट मिले। उन्होंने बीजेपी की रेखा गुप्ता को 34 वोटों से हराया। दिल्ली को 10 साल बाद महिला मेयर मिली है। वहीं आम आदमी पार्टी के आले मोहम्मद इकबाल को डिप्टी मेयर चुना गया है। जीत के बाद शैली ओबरॉय ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल की 10 गारंटी उनकी प्राथमिकता होगी। शैली सिर्फ 38 दिनों तक दिल्ली की मेयर रहेंगी। 1 अप्रैल को फिर से मेयर का चुनाव होगा। आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले आपको खतरनाक आतंकवादी सैयद सलाउद्दीन के बारे में बताएंगे, जो पाकिस्तान की सड़कों पर किसी मंत्री की तरह, किसी वीआईपी की तरह खुलेआम घूम रहा है। और बड़ी बात यह है कि इस आतंकवादी को पाकिस्तान की सरकार की तरफ से हथियारबंद सुरक्षाकर्मी मिले हुए हैं, जो हर समय इसकी सुरक्षा के लिए इसके साथ रहते हैं। और उससे भी खतरनाक बात यह है कि यह आतंकवादी अब कश्मीर को भारत से अलग करने की बात खुलेआम वहां पर कर रहा है, भारत की बर्बादी की कस्में खा रहा है। और पाकिस्तान के रावलपिंडी से इसका नया वीडियो आज हमारे पास आया है, जिसका हम आज आपके लिए विश्लेषण भी करेंगे और पूरी दुनिया का ध्यान इस तरफ आकर्षित करेंगे कि जिस व्यक्ति को अमेरिका जैसे देश ने और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया हुआ है, ऐसा आदमी जेल से बाहर खुलेआम कैसे घूम रहा है। और ये सारे जो पश्चिमी देश हैं, अमेरिका है, यूनाइटेड नेशंस है, पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, बावजूद इसके कि हम आज आपको ये सबूत दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे इन आतंकवादियों को शरण दे रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं जो पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर का है। ठीक अब से 24 घंटे पहले सैयद सलाउद्दीन पाकिस्तान के रावलपिंडी में था। अब पहले ये वीडियो देखिए। तो यहां आप सैयद सलाउद्दीन को देख सकते हैं। उसके आसपास हथियारबंद कमांडोज हैं, जिन्होंने उसके चारों तरफ सुरक्षा का घेरा बनाया हुआ है। ये सारे कमांडोज उसकी सुरक्षा में लगाए गए हैं। और सैयद सलाउद्दीन, जैसा कि आप जानते ही होंगे, हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ है, बहुत खतरनाक आतंकवादी है। और ये
हिजबुल मुजाहिदीन के ही एक और खतरनाक आतंकवादी के जनाजे में शामिल होने के लिए गया था और इस दौरान सलाउद्दीन के चारों तरफ पाकिस्तानी सेना और पुलिस का सुरक्षा घेरा था। उसकी सुरक्षा में कमांडोज थे और इस जनाजे में आईएसआई के भी कई लोग शामिल थे। इसके अलावा यह आतंकवादी रावलपिंडी में जिस व्यक्ति के जनाजे में शामिल हुआ वो एक बहुत खतरनाक आतंकवादी है और हिजबुल मुजाहिदीन का ही एक कमांडर था और इस आतंकवादी का नाम था बशीर अहमद पीर। और इस आतंकवादी की कुछ लोगों ने पाकिस्तान में गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ होने के नाते सैयद सलाउद्दीन इस आतंकवादी के जनाजे में शामिल हुआ। और आप जानते हैं कि इस दौरान इस आतंकवादी ने किसके खिलाफ जहर उगला? उसने, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला, भारत की बर्बादी की कस्में खाई। इसने अपने बयान में कहा कि भारत के बर्बाद होने तक और कश्मीर के आजाद होने तक वो चैन से नहीं बैठेगा और कश्मीर में जिहाद किसी भी कीमत पर कामयाब होकर ही रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बशीर अहमद पीर के बारे में भी बता देते हैं, जिसके जनाजे में सैयद सलाउद्दीन शामिल हुआ था। बशीर अहमद पीर भारत का एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, जिसे भारत में जम्मू कश्मीर की पुलिस, भारत की सेना, इंटेलिजेंस एजेंसीज सभी ढूंढ रही हैं। और ये बशीर अहमद पीर नाम का जो आतंकवादी है, ये भागकर पाकिस्तान में जा बसा था और ये आतंकवादी सैयद सलाउद्दीन का, आप समझ सकते हैं कि राइट हैंड मैन था। उसका बड़ा खास आतंकवादी था ये बशीर अहमद पीर, जिसे कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल पर आए और गोली मारकर इस बशीर अहमद पीर की उन्होंने हत्या कर दी। अब पाकिस्तान के बहुत सारे लोग, वहां की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो ये आरोप लगा रही हैं कि बशीर अहमद पीर की हत्या भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने करवाई है, भारत की RAW ने करवाई है। ऐसे आरोप ये लोग लगा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात देखिए, चाहे हम नहीं कह सकते ये आरोप सही है या गलत है, लेकिन इतनी बात है कि ये जो आतंकवादी हैं अब कश्मीर में भी मारे जा रहे हैं और जब ये अपनी जान बचाने के लिए कश्मीर से पाकिस्तान भाग रहे हैं, वहां पर भी ये मारे जा रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि आतंकवादियों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो कश्मीर में रहेंगे तो वहां भी मरेंगे और अगर पाकिस्तान गए तो वहां पर भी मारे जाएंगे। और यही हाल बशीर अहमद पीर नाम के इस खतरनाक आतंकवादी का हुआ, जिसके जनाजे में सैयद सलाउद्दीन शामिल होने के लिए गया था। आज हमारा सवाल यह है कि सैयद सलाउद्दीन जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी के बारे में सारी जानकारियां होते हुए भी अमेरिका जैसे देश ना तो आतंकवादियों का कुछ बिगाड़ पा रहे हैं और ना ही इन आतंकवादियों को पनाह देने के लिए वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई कर पा रहे हैं। ये आतंकवादी कल पाकिस्तान में जिस जगह पर मौजूद था, वो जगह रावलपिंडी में पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर से सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। आज हमने खुद ये पता लगा लिया कि इसकी लोकेशन क्या थी। और बड़ी बात यह है कि यहां से पाकिस्तान की संसद भी सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है, जिससे आपको यह पता चलता है कि सैयद सलाउद्दीन को पाकिस्तान की सरकार खुद बचा रही है, उसका बचाव कर रही है, उसे शरण दे रही है और वो खुलेआम रावलपिंडी में कश्मीर और भारत को बर्बाद करने की कस्में खा रहा है। तो आप सोचिए, पाकिस्तान की सेना के मुख्यालय से 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर यह आदमी, यह आतंकवादी वहां खुलेआम घूम रहा है पाकिस्तान की सुरक्षा में। पाकिस्तान की संसद से भी 20 किलोमीटर दूर खुलेआम पाकिस्तान की दी हुई सुरक्षा के घेरे में यह आतंकवादी घूम रहा है। और तब भी पाकिस्तान तो खैर कुछ करेगा ही नहीं, लेकिन तब भी अमेरिका जैसे देश जो आतंकवादियों के खिलाफ और आतंक के खिलाफ बड़ी बड़ी मुहिम चलाने की कस्में खाते हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे। आप में से बहुत सारे लोग सैयद सलाउद्दीन से शायद परिचित नहीं होंगे, इसलिए आज हम आपको इस आतंकवादी के बारे में भी कुछ बातें बताते हैं, जिससे आपको पता चलेगा ये कितना खतरनाक है। पहली बात तो यह है कि यह आतंकवादी भारत का ही रहने वाला है और असल में हम ये कहेंगे कि यह काफिर है, भारत से भागकर पाकिस्तान में जा बसा है। भारत में होता तो शायद अब तक जेल में होता या होता ही नहीं। और यह भारत का रहने वाला है। इसका जन्म वर्ष 1946 में, यानी भारत की आजादी से सिर्फ 1 साल पहले कश्मीर के बडगाम जिले में हुआ था। और बड़ी बात यह है कि इसके बाद इसने श्रीनगर से ही पढ़ाई की है और इसके पास श्रीनगर के एक कॉलेज की पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी है। इसके अलावा वर्ष 1987 में
इस आतंकवादी ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, जिसमें यह हार गया था। नोट करने वाली बात एक और भी है कि तब इस हार का अंतर सिर्फ 4000 वोटों का था। यानी उस समय अगर सैयद सलाउद्दीन को 4000 वोट और मिल गए होते तो यह आतंकवादी श्रीनगर की एक सीट से विधायक बन चुका होता, यह आतंकवादी जम्मू कश्मीर की विधानसभा में बैठा होता। और जिस तरह के हमारे नेता हैं कश्मीर के, जिस तरह से वहां पर पार्टियां चलती हैं, हमें ऐसा लगता है यह विधायक बनता और उसके बाद यह मंत्री भी बनता। कल्पना करके देखिए, सैयद सलाउद्दीन अगर आज हमारे देश में कश्मीर में एक विधायक होता और मंत्री होता तो यह आदमी न जाने क्या क्या करता। सैयद सलाउद्दीन की उम्र इस समय है 77 वर्ष और इसका एक ही मकसद है कश्मीर को भारत से अलग करना। और इसके लिए यह अलग अलग आतंकवादी संगठनों के जरिए ऑपरेट करता है, जिनमें सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन इसका खुद का है, जिसका नाम है हिजबुल मुजाहिदीन और यह उसका चीफ है। यह आतंकवादी संगठन जो है हिजबुल मुजाहिदीन 1989 में बना था और पिछले 33 वर्षों में यह भारत और कश्मीर में कई बड़े आतंकवादी हमले कर चुका है, कितनों लोगों के, सैकड़ों हजारों लोगों के खून बहा चुका है। और भारत की सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक यह अब भी कश्मीर को अस्थिर करने के लिए आतंकवादियों की घुसपैठ करवाता रहता है। इससे भी खतरनाक बात यह है कि सैयद सलाउद्दीन आज यूनाइटेड जिहाद काउंसिल नाम के एक और संगठन का भी प्रमुख है, जो लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों का एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। और ये सारे आतंकवादी संगठन POK यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं। और सैयद सलाउद्दीन तो कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए तालिबान से भी मदद मांग चुका है। अगस्त 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, तब सैयद सलाउद्दीन ने तालिबान को यह ऑफर भेजा था कि क्या तालिबान कश्मीर में जिहाद के लिए उसकी मदद करेगा। एक और बात यह है कि सैयद सलाउद्दीन को भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया खतरनाक आतंकवादी मानती है और इन देशों में अमेरिका भी शामिल है। अमेरिका ने 26 जून 2017 को सैयद सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया था और कहा था कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का सबसे बड़ा समर्थक है, इसलिए वो सैयद सलाउद्दीन को भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा मानता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसके बावजूद अमेरिका सैयद सलाउद्दीन को मार गिराने के लिए कोई ऑपरेशन नहीं चलाता। अमेरिका इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया आज तक। असल में आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिका को वही नीति अच्छी लगती है जिसमें उसका अपना हित होता है, यानी जिस आतंकवादी को मारने में उसका फायदा है वो उसी को मारता है, बाकियों को छोड़ देता है। और वो जानता है कि ये आतंकवादी अगर जिंदा बच गए तो ये भारत को परेशान करते रहेंगे। भारत परेशान होगा तो हथियार खरीदने के लिए हमारे पास ही आएगा, पाकिस्तान से कैसे निपटना है ये बात करने के लिए हमारे पास ही आएगा और बार बार हमारे पास आएगा और कहेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। अमेरिका बहुत चालाक देश है, इसीलिए अमेरिका के जो अपने दुश्मन हैं उन्हें तो वो मार गिराता है, उन आतंकवादियों को, लेकिन भारत के दुश्मनों को वो हंसते हंसते छोड़ देता है। बाकी आतंकवादियों के मामले में अमेरिका अपनी जिम्मेदारी को भूल जाता है और इसको कुछ और उदाहरणों से आप समझ सकते हैं। आपको याद होगा 3 जनवरी 2020 को अमेरिका ने इराक में बगदाद के एक हवाई अड्डे के पास एक ड्रोन हमले में कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी थी, जो ईरान का एक जनरल था, ईरान की सेना का। इसी तरह 1 अगस्त 2022 को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अल-कायदा के आतंकवादी अल जवाहिरी को भी अमेरिकी एजेंसी CIA ने एक ड्रोन स्ट्राइक में मार दिया था। ये सब ताजा उदाहरण आपको बता रहे हैं। और 2011 में उसामा बिन लादेन को भी उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर मारा था। तो अगर उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मार सकते हैं, एक दूसरे आतंकवादी को अफगानिस्तान में घुसकर मार सकते हैं, एक तीसरे व्यक्ति को, ईरान के उस जनरल को वो इराक में घुसकर मार सकते हैं, तो इस आतंकवादी को कैसे छोड़ा हुआ है? दाऊद इब्राहिम को कैसे छोड़ा हुआ है? लश्कर-ए-तैयबा वालों को कैसे छोड़ा हुआ है? बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत इस समय बहुत खराब है, वो लगातार गरीबी की गर्त में जा रहा है, लेकिन अब भी वो आतंकवादियों को मदद करना छोड़ नहीं रहा। सैयद सलाउद्दीन के परिवार में उसकी पत्नी और 5 बेटे हैं जो अब भी जम्मू कश्मीर में रहते हैं। और सैयद सलाउद्दीन जैसा आतंकवादी जो दुनिया भर के युवाओं को आतंकवाद में झोंक रहा है, उसने खुद अपने बच्चों को
अच्छी शिक्षा दिलवाई है और वो जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियों में भी रह चुके हैं। उसका एक बेटा डॉक्टर है, एक मेडिकल असिस्टेंट और डॉक्टर है और मेडिकल असिस्टेंट के रूप में काम कर चुका है। अगस्त 2022 में जम्मू कश्मीर सरकार ने सैयद सलाउद्दीन के बेटे को टेरर फंडिंग में शामिल होने के कारण सरकारी नौकरी से निकाल दिया था। सैयद सलाउद्दीन ऐसा आतंकवादी है जो भारत में 50 से ज्यादा मामलों में वांटेड है। इनमें से कई मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, जबकि कुछ मामलों में अभी भी जांच चल रही है। इस आतंकवादी पर हवाला फंडिंग, हत्याएं, अपहरण, सुरक्षा बलों पर हमले जैसे कई संगीन आरोप हैं। उस पर अगस्त 2012 में पुलिस अधीक्षक मोहम्मद अमीन खान की हत्या का भी आरोप है। तो आज हमारा बड़ा सवाल यह है, अमेरिका जैसे देश सिर्फ पूरी दुनिया को धोखा देते हैं आतंकवाद के नाम पर। जो उन्हें अपने दुश्मन लगते हैं उन्हें तो वो कहीं से भी ढूंढकर मार गिराते हैं, लेकिन जो भारत के दुश्मन हैं उन्हें अमेरिका हाथ तक नहीं लगाता। इसलिए अब यह भारत के ऊपर है कि भारत इन आतंकवादियों के साथ क्या सलूक करता है। और हमें अब ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है कि जिस तरह अमेरिका आज पूरी दुनिया में किसी भी देश में घुसकर अपने दुश्मन को मार गिराता है और कोई देश उससे सवाल नहीं पूछता, अब वही काम भारत को भी करना चाहिए। और आज के जमाने में जब इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस होता है, जब इतने बड़े शानदार तरीके आ गए हैं नई टेक्नोलॉजी में कि आप किसी के बारे में, उसकी लोकेशन के बारे में सब कुछ पता लगा सकते हैं, तो आज जब ये खतरनाक आतंकवादी रावलपिंडी में खुलेआम घूम रहा था, तब भारत को अब इनके साथ इंसाफ करने की बात जरूर सोचनी चाहिए। अब एक और बड़ी बात है कि हाल ही में पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट से इसलिए बाहर होने में कामयाब हुआ था क्योंकि उसने यह वादा किया था कि उसने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की है और आगे भी करता रहेगा, आतंकवादियों को पनाह नहीं देगा। और ये पश्चिमी देश, सारे के सारे पश्चिमी देश जो अपने आप को बहुत दुनिया भर का सरपंच मानते हैं, जो सोचते हैं कि इन्हें बहुत समझ है, इनके बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, इन्होंने बड़ी बड़ी कमिटियां, बड़े बड़े संगठन बनाकर रखे हुए हैं जो चेक करते हैं कि किस देश में क्या हो रहा है, और ये सारे के सारे देशों को पाकिस्तान ने बेवकूफ बना दिया। और FATF इस संस्था की जो ग्रे लिस्ट थी उससे बाहर आ गया झूठ बोलकर, और खुलेआम उसने झूठ बोला कि अब हम आतंकवादियों को पनाह नहीं देंगे। इसके अलावा अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट्स देता है, लेकिन पाकिस्तान में ये आतंकवादी ऐसे ही खुलेआम घूमते हैं। पाकिस्तान में इतनी गरीबी है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार इन आतंकवादियों को आज भी पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल लेकर पाल रही है। अब आप सोचिए, पाकिस्तान, कई बार तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के लोगों को आज ये सोचना चाहिए। आज हम पाकिस्तान की जो आवाम है, पाकिस्तान की जनता जो हमें देख रही है, जो हमें सुन रही है, उनसे भी हम ये कहना चाहेंगे कि अब समय आ गया है कि उन्हें अपनी सरकार पर सवाल उठाना चाहिए, अपनी सेना पर सवाल उठाना चाहिए, और उन्हें अपनी सरकार से पूछना चाहिए कि पाकिस्तान में किस आधार पर उस जमाने में वहां के नेताओं ने यह फैसला लिया था कि हम अलग देश बनाएंगे। क्या आज के दिन के लिए पाकिस्तान को अलग देश बनाया गया था? और अलग देश बनाने के बाद पाकिस्तान की वहां के नेताओं ने क्या हालत करके रख दी है, पाकिस्तान की जनता की क्या हालत करके रख दी है, सब कुछ इन जैसे लोगों की वजह से है। जिस दिन वहां से ऐसे आतंकवादियों को भगा दिया जाएगा, या इन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, या फांसी पर लटका दिया जाएगा, उस दिन पाकिस्तान के अच्छे दिन शुरू होंगे। और ये बात अब पाकिस्तान की आम जनता को समझनी चाहिए कि उनके देश के नेता, उनकी सरकारें, उनकी आर्मी उन्हें बेवकूफ बना रही है और इन आतंकवादियों को आज भी वो पाल रही है। अब हम आपको चीन की सरकार के एक नए और बहुत ही दिलचस्प नियम के बारे में बताएंगे, जिसके तहत वहां की सरकार ने चीन में नवविवाहित जोड़ों को शादी के बाद 1 महीने की पेड लीव देने का फैसला किया है। और चीन की सरकार ये सब कुछ अपनी आबादी बढ़ाने के लिए अब कर रही है, क्योंकि वहां पर जन्म दर जो है वो बहुत गिर गई है। चीन की सरकार ये नई पॉलिसी लेकर आई है जिसमें कहा गया है कि वहां शादी करने वाले लोगों को अब से 30 दिन की एक्स्ट्रा पेड लीव दी जाएगी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन के कई राज्यों में यह योजना तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गई है। इससे पहले चीन में नवविवाहित जोड़ों को सिर्फ 3 दिन की पेड लीव मिलती थी,
लेकिन अब चीन की सरकार चाहती है कि वहां ज्यादा से ज्यादा लोग शादी करें और फिर जल्दी से जल्दी बच्चे भी पैदा करें, क्योंकि चीन की आबादी में बूढ़े लोगों की संख्या बहुत बढ़ रही है और वहां जन्म दर तेजी से घट रही है। और इसी वजह से पहले चीन ने वर्ष 2016 में अपने देश में वन चाइल्ड पॉलिसी समाप्त की, फिर वो सेकंड चाइल्ड और थर्ड चाइल्ड पॉलिसी लाया और अब वो इस तरह के इनिशिएटिव्स देकर लोगों को शादी के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। हालांकि ये इस तरह का इकलौता इंसेंटिव नहीं है। तो किसी भी देश में जो बदलाव आता है, पहले आप ये समझिए, कुछ वर्षों पहले तक चीन में ये कानून था, बड़ा सख्त कानून था कि आप एक बच्चे से ज्यादा पैदा नहीं कर सकते, इसलिए वहां के लोगों ने एक बच्चा पैदा करना शुरू कर दिया। फिर चीन की सरकार को लगा कि उनकी आबादी घट रही है, रुक गई है, जन्म दर बहुत गिर गया है, बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ रही है, नए बच्चे पैदा नहीं हो रहे। फिर चीन ने कहा कि अब आप 2 बच्चे पैदा कीजिए, 3 बच्चे पैदा कीजिए, लेकिन अब वहां के लोग दूसरा और तीसरा बच्चा पैदा करने के लिए तैयार नहीं है। अब तो वहां के लोग शादी ही नहीं करना चाहते, जो शादी कर रहे हैं वो बच्चे नहीं पैदा करना चाहते। अब सरकार क्या करेगी? अब सरकार उन्हें नए नए इनिशिएटिव्स दे रही है, प्रोत्साहन दे रही है कि लोग जल्दी से जल्दी अपने परिवार की शुरुआत करें और जल्दी से जल्दी बच्चे पैदा करें। और नए इनिशिएटिव्स जो हैं वो कैसे हैं? जैसे चीन के कई शहरों और प्रांतों में ऐसी योजनाएं लागू की गई हैं जिनके तहत 3 बच्चे पैदा करने वाले परिवारों को हर महीने 500 युआन यानी 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। और वहां लोगों को एक से ज्यादा बच्चा पैदा करने पर टैक्स में भी छूट दी जा रही है, उन्हें घर खरीदने पर सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा चीन में अब बिना शादी किए भी लोग बच्चा पैदा कर सकते हैं। चीन के सिचुआन नाम के एक प्रांत में 15 फरवरी से नया नियम लागू हुआ, जिसके तहत अब जो लोग शादीशुदा नहीं भी हैं वो भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। और बच्चों की संख्या को लेकर भी सरकार की तरफ से अब कोई सीमा तय नहीं की गई है। आप 1 बच्चा कीजिए, 2 कीजिए, 3 कीजिए, 4, 5 जितने चाहे बच्चा आप पैदा कर सकते हैं। चीन को यह सब इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि चीन की आबादी तेजी से घट रही है और अब वो बूढ़ों का देश बनता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में चीन की जनसंख्या तेजी से कम हुई है। वर्ष 2021 में चीन की कुल आबादी 141 करोड़ 26 लाख थी, जो 2022 में कम होकर 141 करोड़ 17 लाख 50 हजार रह गई। यानी एक साल में चीन की आबादी 8.5 लाख कम हो गई और चीन के लिए यह चिंता की बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन में मृत्यु दर के मुकाबले जन्म दर कम हो गई है और ऐसा 61 वर्षों के बाद हुआ है। वर्ष 2022 में चीन में 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई और इसी साल 95 लाख 56 हजार बच्चों ने जन्म लिया। और इस तरह मरने वाले लोगों में और जन्म लेने वाले बच्चों में लगभग 8.5 लाख का अंतर रहा। यानी ज्यादा लोग मर रहे हैं और कम लोग पैदा हो रहे हैं और इतनी आबादी, इसीलिए चीन की आबादी कम हो गई। अभी चीन में प्रति 1000 लोगों पर 7.37 लोगों की मृत्यु हो रही है, जबकि प्रति 1000 लोगों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या 6.77 है। इसका कारण यह है कि चीन की सरकार ने वन चाइल्ड पॉलिसी को बहुत सख्ती से लागू किया था और महिलाएं 1 से ज्यादा बच्चों को जन्म नहीं दे सकती थी। लेकिन इसके बाद जब चीन में जन्म दर तेजी से कम होने लगी तो चीन ने वर्ष 2015 में, यानी पूरे 36 वर्षों के बाद, इस वन चाइल्ड पॉलिसी को समाप्त करके सेकंड चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया और फिर 2021 में इसे भी बदलकर थर्ड चाइल्ड पॉलिसी भी लागू कर दी। यानी अब तीसरा बच्चा भी आप पैदा कर सकते हैं। लेकिन यह फैसला लेने में चीन की सरकार ने बहुत देर कर दी। आज चीन में शादीशुदा लोग और कपल्स एक बच्चा भी पैदा नहीं करना चाहते और इसका कारण है कि वहां पर महंगाई बहुत ज्यादा है और बच्चों का पालन पोषण करना माता पिता के लिए बहुत मुश्किल काम हो रहा है, क्योंकि वहां माता पिता दोनों काम करते हैं। दोनों काम नहीं करेंगे तो बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, अपना गुजारा नहीं कर पाएंगे और दोनों काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि इंस्टॉलमेंट के नीचे इतने दबे हुए हैं कि अब उनके पास बच्चा पैदा करने का या बच्चों को बड़ा करने का समय ही नहीं है। ये एक लायबिलिटी है और इसके लिए चीन को अब ऐसे नियम लाने पड़ रहे हैं जो लोगों को बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। चीन के अलावा जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में भी लोगों को ज्यादा बच्चा पैदा करने पर इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये देश भी बूढ़े हो रहे हैं। और अब तो कई चीन के जो प्रांत हैं वहां पर जैसे ही लोगों की शादी होती है उसके कुछ हफ्तों के बाद ही उन्हें प्रशासन से और सरकार से फोन आते हैं औपचारिक रूप से ये पूछने के लिए कि आपका पहला बच्चा कब पैदा हो रहा है। और फिर
ये जो कपल्स होते हैं वो बताते हैं कि हमें इतना समय और लगेगा, और फिर उसके बाद सरकार लगातार फॉलोअप करती है, उनसे पूछती है कि अब आप हमें स्टेटस बताइए कि आपका बच्चा कब पैदा हो रहा है। आर्थिक संकट का विश्लेषण करेंगे, वो ब्रिटेन जिसने हमें 200 वर्षों तक अपना गुलाम बनाकर रखा, अब उसी ब्रिटेन में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि वहां पर बच्चों को भी भरपेट खाना बहुत मुश्किल से मिल पा रहा है, और इसलिए ब्रिटेन की सरकार ने अब वहां के प्राइमरी स्कूलों में मिड डे मील जैसी योजनाओं की शुरुआत की है। भारत की तरह अब ब्रिटेन में भी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त में भोजन मिलेगा। भारत में इस योजना को हम मिड डे मील के नाम से जानते हैं, जबकि ब्रिटेन में इसे नाम दिया गया है फ्री स्कूल मील्स। शुरुआत में फ्री स्कूल मील्स योजना को लंदन के प्राइमरी स्कूलों में ही लागू किया जा रहा है, और बाद में इसे पूरे ब्रिटेन में शुरू किया जा सकता है। लंदन के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में लगभग 2,70,000 बच्चे पढ़ते हैं इस समय, जिनमें से 1 लाख बच्चे ऐसे हैं जो गरीब परिवारों से आते हैं, और इस योजना से अब इन सभी बच्चों को स्कूल में ही भरपेट भोजन मिल पाएगा। भारत में इसी मिड डे मील की शुरुआत वर्ष 1995 में ही हो गई थी, जिसका उद्देश्य है बच्चों को स्कूल में पोषण युक्त भोजन देना। लेकिन ब्रिटेन में फ्री स्कूल मील्स का उद्देश्य बच्चों को पोषण युक्त भोजन के साथ साथ उनके माता पिता को महंगाई से राहत दिलाना भी है, क्योंकि ब्रिटेन में महंगाई अब इतनी बढ़ गई है कि लोग पूरे परिवार के खाने का खर्च भी ठीक से उठा नहीं पा रहे हैं। और इसकी बड़ी वजह कोविड के बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में आई गिरावट है, जिससे वहां तेजी से महंगाई बढ़ी। 2022 के अक्टूबर महीने में ब्रिटेन में महंगाई पिछले 41 वर्षों में सबसे ज्यादा थी, जिससे वहां की कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई। जिन चीजों का प्रयोग हम रोजाना करते हैं जिंदा रहने के लिए, हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं, जब उन चीजों की कीमतें इतनी बढ़ जाएं कि कमाई की तुलना में खर्च ज्यादा होने लगे, तो इसे कॉस्ट ऑफ लिविंग का बढ़ना कहते हैं। पिछले 1 वर्ष में ब्रिटेन में खाने पीने की कई चीजों के दाम लगभग 130 गुना बढ़ गए हैं, जबकि इस दौरान 2022 और 23 में यहां लोगों की आमदनी सिर्फ 4.3% कम हो गई है। यानी महंगाई बढ़ गई और लोगों की आय वहां पर कम हो रही है। इस बढ़ी हुई कॉस्ट ऑफ लिविंग का असर ब्रिटेन में परिवार के हर सदस्य और बच्चों और बड़ों सब पर पड़ रहा है। फूड फाउंडेशन के आंकड़े बताते हैं कि पिछले वर्ष के सितंबर महीने में ब्रिटेन में लगभग 40 लाख बच्चों को भरपेट भोजन नहीं मिला। इसलिए वहां लगातार यह मांग हो रही थी कि कम से कम छोटे बच्चों को तो स्कूल में सरकार खाना दे ही सकती है। इस महीने की शुरुआत में लंदन के टीचर्स ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसमें टीचर्स के वेतन बढ़ाने और बच्चों के लिए स्कूलों में भरपेट भोजन की व्यवस्था करने की मांग की गई थी, और लोगों की बढ़ती मांग को देखते हुए अब ब्रिटेन की सरकार ने फ्री स्कूल मील्स की शुरुआत कर दी है। अब सोचिए, ब्रिटेन जैसे विकसित देश में प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए मिड डे मील्स की शुरुआत अब जाकर हो रही है 2023 में, जबकि भारत 1995 में ही इस योजना को पूरे देश में लागू कर चुका है, यानी ब्रिटेन से 28 वर्ष पहले। लेकिन हम जब तुलना करते हैं तो कहते हैं कि पश्चिमी देश हमसे कहीं बेहतर है, वहां पर जीवन स्तर बहुत अच्छा है, शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, सरकार की योजनाएं हमसे कहीं बेहतर है, विकास हमसे कहीं ज्यादा हो रहा है। लेकिन अब यह स्थिति बदल रही है, जिसकी वजह है हमारी सरकार की नीतियां और हमारी यानी भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था। भारत और ब्रिटेन की जनसंख्या में जमीन आसमान का अंतर है। भारत की जनसंख्या है लगभग 140 करोड़ और ब्रिटेन की जनसंख्या है सिर्फ 6.73 करोड़, पौने 7 करोड़ मान सकते हैं आप। हम 140 करोड़ के देश हैं और ब्रिटेन है पौने 7 करोड़ का देश, जबकि भारत और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में बहुत अंतर नहीं है। इस समय भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 288 लाख करोड़ की है और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था हमसे जरा नीचे 265 लाख करोड़ की है। वो 265 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था चला रहे हैं पौने 7 करोड़ की जनसंख्या पर, और हम चला रहे हैं इतनी बड़ी 140 करोड़ की जनसंख्या पर। कहने को तो अंतर बहुत ज्यादा है दोनों देशों में, लेकिन साथ ही आप ये भी समझिए कि भारत की जो सरकार है वो इस समय 80 करोड़ लोगों को घर बैठकर मुफ्त अनाज दे रही है, जो कि ब्रिटेन ने नहीं किया है। कोविड से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ था, महंगाई बढ़ी, लेकिन भारत ने अपनी नीतियों से बहुत जल्द महंगाई पर काबू पाया। और ऐसा नहीं कि हमारे देश में महंगाई बढ़ी नहीं है, बढ़ी तो है, लेकिन दूसरे और खासकर विकसित देशों की तुलना जब आप करेंगे तो उससे महंगाई हमारे देश में बहुत कम है। इसीलिए जब आप ये खबर देखेंगे तो आप यही कहेंगे कि शुक्र मनाइए कि आप ब्रिटेन में नहीं भारत में रहते हैं। इसीलिए अब ब्रिटेन जैसे देश में भी
जो देश जो हैं वो भारत से सीख ले रहे हैं और महंगाई से लोगों को राहत देने के लिए कई ऐसी योजनाओं पर काम कर रहे हैं जो हमारे देश में पहले से चल रही हैं। ब्रिटेन में मिड डे मील की शुरुआत भी इसी का उदाहरण है। अब आप वहां से हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। ब्रिटेन में बढ़ती महंगाई से वहां के लोग अपने खाने का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं। ज्यादातर लोग खाने के लिए फूड बैंक पर निर्भर हैं। बढ़ती महंगाई से खाने की कमी का असर बच्चों पर ना पड़े, इसके लिए लंदन के प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को स्कूल में ही फ्री स्कूल मील्स दिया जाएगा। अभी प्राइमरी को मिल रहा है, सेकेंडरी को भी मिलेगा फ्री स्कूल मील, तो बच्चे अच्छे से एंजॉय करेंगे गरम फूड, और कॉस्ट ऑफ लिविंग तो असर होगा ही। लेकिन ब्रिटेन में महंगाई से खाने का संकट सिर्फ वहां के रह रहे परिवारों को नहीं, वहां पढ़ने गए भारतीय छात्रों को भी है। एज ए स्टूडेंट हम यहाँ पे आ रहे हैं तो हमें सर्वाइव करना है एनी हाउ। यहाँ पे कॉस्ट हमें है, जो हमें रेंट देना है, फूड का, ट्रैवलिंग का, तो ये सारी चीज़ें हमें एक्सपेंस करनी है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे चाहिए होता है अमाउंट जो हमारे पास होता नहीं है। ब्रिटेन में लगभग 85,000 भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई से इनका खर्च इतना बढ़ गया है कि ज्यादातर छात्र एक ही समय का खाना खा रहे हैं, जिसे यहाँ बिग मील कहा जाता है। शेयरिंग में मैंने अभी मेरे फ्रेंड के साथ जैसे रूम शेयर कर रहा हूँ, तो उसके साथ मेरे को अभी बात करके उसको मैं और वो शेयरिंग में हम खाते हैं। तो थोड़ा बहुत के एक ही टाइम खाना में करते हैं, हम 2 टाइम खाना नहीं खाते सर। अच्छा। बस वही पॉकेट हम कर रहे हैं। ये मुश्किल उन छात्रों के लिए ज्यादा है जो एजुकेशन लोन लेकर ब्रिटेन पढ़ने गए हैं। पैसे खत्म हो गए हैं, लेकिन पढ़ाई बीच में छोड़कर वापस भी नहीं आ सकते और ब्रिटेन में रहना भी मुश्किल हो रहा है। इसीलिए पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम नौकरी की तलाश कर रहे हैं। लंदन से लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। तो इसमें हम 2 पहलुओं पर बात कर रहे हैं। एक तो ये कि ब्रिटेन के जो लोग हैं वो बहुत परेशान है महंगाई की वजह से। ब्रिटेन के लोगों के पास अब इतना पैसा नहीं बचा कि वो अपने जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं उन्हें भी अफोर्ड कर सके। और आपने इस तरह की खबरें बहुत वहां पर देखी होंगी कि अब उनके पास अपने बिजली का बिल देने का पैसा नहीं बचा है। लोग अपने दिन की एक मील कम खा रहे हैं, यानी दिन में एक समय का खाना छोड़ रहे हैं, और बच्चों को भी खाना खिलाने के लिए उनके पास पैसा नहीं बचा है। इसलिए वो ये कहते हैं कि अब बच्चों को कम से कम एक समय का खाना स्कूल में मिल जाए। इस तरह की बहुत सारी चीजें हो रही हैं। इसी तरह बहुत सारी जगहें ऐसी बनाई गई हैं वहां पर जहां पर लोगों को मुफ्त में खाना दिया जा रहा है, या जब बहुत ठंड पड़ रही थी तो लोग उन शेल्टर्स में जाकर अपने आप को थोड़ा गर्माहट दे सकते थे। क्योंकि घरों में अब बिजली की कमी की वजह से, क्योंकि बिजली का बिल नहीं दे पा रहे हैं, तो सेंट्रल हीटिंग लोगों ने बंद कर दी है। तो वो बहुत परेशान है और उनके पास इतना पैसा नहीं बचा कि वो अपने परिवारों को पहले की तरह चला सके। नौकरियां कम हो रही हैं और जिनके पास नौकरियां हैं भी उनकी तनख्वाहें अब कम हो रही हैं। दूसरी बात उन लोगों के बारे में है जो लोग भारत से ब्रिटेन में पढ़ने के लिए गए हैं। हमारे देश के ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो ब्रिटेन पढ़ने के लिए गए थे, और सोचिए अब ये छात्र वहां पर चले तो गए। हमारे देश में जो परिवार हैं जिन्होंने अपने बच्चों को वहां पर पढ़ने के लिए भेजा है, वो बड़े फक्र से बताते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो ब्रिटेन में पढ़ने के लिए गया है। हमारे देश में इसे एक बहुत बड़ी बात माना जाता है, सफलता की इसे एक सूचक माना जाता है। लेकिन अब हमारे देश के जो छात्र हैं वो भी वहां बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इन छात्रों के पास भी अब पैसा खत्म हो रहा है, नौकरियां वहां पर है नहीं। और ये छात्र खुद ऐसा बताते हैं कि वो किस तरीके से ये भी दिन में अपनी अपनी एक मील काट रहे हैं। दिन में एक समय खाना खाते हैं, दूसरी जगह कहीं और जाकर खाना खा लेते हैं, और कैसे बड़ी मुश्किल से ये छात्र सरवाइव कर पाते हैं। ये हमने वहां से ग्राउंड रिपोर्ट की थी। ये तस्वीरें आप देखिए, कुछ छात्रों के हम घर गए और हमने देखा कि ये छात्र किस तरीके से अपना गुजारा करते हैं, ये छात्र किस तरीके से वहां पर रह रहे हैं। खुशी पैसों पर नहीं बल्कि परिस्थितियों पर निर्भर करती है। एक बच्चा गुब्बारा खरीदकर खुश था तो दूसरा बच्चा उसे बेचकर। आखिर में आज का इतिहास। वर्ष 1854 में आज ही के दिन
भारत की पहली कॉटन मिल की स्थापना हुई थी और इस मिल को बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग मिल के नाम से जाना जाता था, जिसकी नींव मुंबई में पारसी कारोबारी क्वासजी नानाभाई डावर ने रखी थी। यह मिल भारत की पहली स्टीम पावर्ड यानी भाप की ऊर्जा से चलने वाली टेक्सटाइल मिल थी, जिसका शुरुआती निवेश सिर्फ 5 लाख रुपए था। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद का निधन आज ही के दिन वर्ष 1958 में हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बनने वाले अबुल कलाम आजाद को मौलाना आजाद के नाम से भी जाना जाता है और उन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्ष 1982 में आज ही के दिन उर्दू के मशहूर शायर जोश मलिहाबादी का निधन हुआ था। कलीम नामक पत्रिका में उन्होंने आजादी के कई तराने लिखे थे और उनकी प्रमुख रचना हुसैन और इनकलाब के लिए उन्हें शायर इनकलाब यानी क्रांति का कवि कहा जाता था।